नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौम्या लॉ स्टडी में। मैं हूं हरिप्रसाद और आज हम भारतीय दंड संहिता के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इस लेक्चर के माध्यम से आप लोक सेवक की जो 12 कैटेगरी है उनको बेहद आसान तरीके से समझ सकेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको आसानी से याद हो सकेगी। तो आपके लिए ये लेक्चर बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखें। आइए हम शुरुआत करते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। तो लोक सेवक कितनी श्रेणियों में विभाजित है? तो सेक्शन 21 की अकॉर्डिंग आप 21 के जो है फिगर को उल्टा करेंगे और तो 1 को इधर ले आएंगे, 2 को इधर, तो 12 कैटेगरी सेक्शन 21 में। 12 कैटेगरी आपको वैसे याद करने में काफ़ी दिक्कत आती है एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा सा मैंने आसान करने का प्रयास किया है। तो आप इसके लिए आपको ये 7 बातें याद रखनी है। 7 बातें क्या है? नंबर 1 मिलिट्री सेना, नंबर 2 कोर्ट, और नंबर 3 आर्बिट्रेटर, नंबर 4 पुलिस, और नंबर 5 रिसीवर एज एन ऑफिसर, और नंबर 6 इलेक्शन, और नंबर 7 ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। ये 7 प्रकार के अधिकारी हैं जो लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। बस इन 7 को ही, इनके 7 की जो ड्यूटीज है, जो इनके कर्तव्य है, उनको 12 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। इसलिए आप 7 याद कर लीजिए, फिर मैं इसको डिवाइड करके बताता हूँ आपको इसको 7 को कैसे 12 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एवरी वर्ड सभी के लिए कॉमन आएगा। जैसे एवरी ऑफिसर ऑफ द मिलिट्री, सेना का हर अधिकारी। उसी प्रकार एवरी जज, सबके लिए एवरी आएगा। एवरी आर्बिट्रेटर, यानी कि हर जो वर्ड है हिंदी में और इंग्लिश में जो है एवरी सबके लिए कॉमन रहेगा। तो हम देखते हैं आगे, तो किस प्रकार से ये जो है 7 को जो है 12 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला तो जो था वो 1950 में निश्चित कर दिया गया, तो उसको तो ओमिटेड कर दिया। कब कर दिया? 1950 में। तो ये पहली कैटेगरी है जिसको 1950 में निश्चित कर दिया। अब पीछे कितनी रही? 11 में सबसे पहली आती है एवरी ऑफिसर ऑफ मिलिट्री। तो ये पहली कैटेगरी, हर सेना का अधिकारी, चाहे स्थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, हर अधिकारी इसमें आता है। फिर दूसरी कैटेगरी, पहली ये हो गई निश्चित, दूसरी ये हो गई सेना वाली, और तीसरी आएगी कोर्ट। कोर्ट का हर जज, दूसरा कोर्ट का हर ऑफिसर, और 5वां आएगा हर जूरी मेंबर। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी हो गई। नंबर 1 निश्चित हो गई, नंबर 2 सेना से संबंधित, नंबर 2 कोर्ट के जज साहब से संबंधित, और नंबर 4 जो है कोर्ट के ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के अधिकारियों से संबंधित, और 5 जूरी मेंबर से संबंधित, 6 आर्बिट्रेशन की, 7 और 8 ये पुलिस की अलग अलग ड्यूटीज के हिसाब से पुलिस की एक कैटेगरी। और रिसीवर एज एन ऑफिसर, एक अधिकार के तौर पे संपत्ति प्राप्त करता है, धारण करता है, वो अधिकारी भी आता है, तो वो 9वीं कैटेगरी में आ जाएगा। और सेक्युलर पर्पज के लिए धारण करता है, सामान्य पर्पज या गवर्नमेंट की ओर से अगर कोई अधिकारी है तो वो 9वीं कैटेगरी में आएगा। और सेक्युलर पर्पज के लिए, पंथ निरपेक्ष पर्पज के लिए अगर कोई अधिकारी संपत्ति धारण करता है तो वो 10वीं कैटेगरी में आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन से संबंधित कोई कार्य करता है तो वो 11वीं कैटेगरी है। और ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की ओर से पद धारण करता है या सरकार का
कोई भी जो है सरकार के वेतन प्राप्त करने वाला अधिकारी 12वीं कैटेगरी में आएगा। तो ये इस प्रकार से 12 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। लेकिन सबसे बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक सेवक को क्यों परिभाषित किया गया है, पब्लिक सर्वेंट को जो है भारतीय दंड संहिता में परिभाषित करने की क्या जरूरत पड़ी। आप किसी भी विधि में या अन्य विधियों में भी आप ये देखेंगे कि कोई लोक सेवक सद्भाव पूर्वक कार्य करता है तो उसको दायित्व से छूट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ जो पब्लिक सर्वेंट है उसका काम क्या है, लोगों के नाते या लोगों के भलाई के लिए काम करना या लोक सेवा के नाते पब्लिक सर्विस एजेंट काम करना जो है इसकी ड्यूटी रहती है। इसलिए उसमें जाने अनजाने में कोई गलती नहीं हो जाए, और गलती हो जाए तो उसको उसके लिए दंड नहीं दिया जाए। आपने देखा होगा कि हर विधि में, कोई भी आपराधिक विधि में एक सेक्शन आता है जिसमें लिखा रहता है कि इस अधिनियम की पालना में अगर कोई सद्भावपूर्वक कार्य किया जाता है किसी लोक सेवक के द्वारा तो उसको जो है दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसलिए वो दायित्व से बच सके, अपराध में लोक कर्तव्य निर्वहन के दौरान उससे कोई गलती होती है तो वहां उसका क्रिमिनल इंटेंशन होता नहीं है, इसलिए उस लायबिलिटी से बच सके, इसलिए लोक सेवक को आईपीसी में डिफाइन किया गया है। और आईपीसी में भी एक चैप्टर है, चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या है कि लोक सेवकों की विधिपूर्ण अवमानना के विषय में अगर कोई लोक सेवक की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो 188 में ऑफेंस हो जाएगा। ये चैप्टर 10 में आता है। लोक सेवकों के आज्ञा के विरुद्ध काम करता है तो चैप्टर 10 में आ जाएगा। तो इसलिए भी लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको ये 12 कैटेगरी याद करनी है। मैंने 7 बातें या 7 प्रकार के अधिकारी बताए, आप इनको 7 प्रकार को याद कर लोगे तो 12 में आप कैटेगराइज करके याद कर सकोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहली जो कैटेगरी है 1950 में इसको लोप कर दिया, इसका ओमिट कर दिया। दूसरी कैटेगरी आती है मिलिट्री। तो मैंने बताया था कि ये जो सबके लिए एवरी वर्ड कॉमन है, हर वर्ड सभी के साथ में आएगा। तो सबसे पहली कैटेगरी में सेना का हर आयुक्त ऑफिसर, एवरी कमीशन ऑफिसर, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो और चाहे थल सेना हो, तो सेना का हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक हो जाएगा। क्योंकि ये दिया गया है सेक्शन 21 में कि लोक सेवक से निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति आता है तो वो लोक सेवक में आ जाएगा। तो पहली कैटेगरी को होगी विलोपित। दूसरी आती है सेना का हर आयुक्त ऑफिसर, चाहे जल सेना, नभ सेना और चाहे थल सेना हो, वो इसमें आ जाएगा। दूसरी कैटेगरी में आएगा कोर्ट। अब कोर्ट में जो तीसरी कैटेगरी है, कोर्ट में पहला आएगा जज साहब। तो एवरी जज, हर न्यायाधीश जो एम्पावर्ड बाय लॉ हो, जो निर्णय देने के लिए, जो एडजुडिकेशन के लिए एम्पावर्ड बाय लॉ, विधि द्वारा सशक्त हो, वो आपका तीसरी कैटेगरी में आ जाएगा। चौथी कैटेगरी में एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय का हर अधिकारी, जो ऐसे अधिकारी के नाते, कोर्ट के अधिकारी होने के नाते, चाहे कोई आदेशिका का निर्माण करने, का आदेशिका जारी करने या किसी अपराधों का अन्वेषण करने के लिए, किसी भी पर्पज के लिए हर कोर्ट का अधिकारी इसमें आ जाएगा। ये चौथी कैटेगरी होगी। पांचवा हर जूरी मेंबर, एवरी जूरी मेंबर जो असिस्ट करता है, जो जज की, न्यायाधीश की सहायता के लिए, या ग्राम पंचायत का सदस्य भी जो न्यायाधीश की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है, वो इसमें आ जाएगा। छठा आएगा एवरी आर्बिट्रेटर, हर मध्यस्थ जो किसी मामले को रेफर करने के लिए जिसको एम्पावर्ड किया गया है, जिसको सशक्त किया गया है, वो इसमें आ जाएगा छठी कैटेगरी में। और 7वीं में और 8वीं में पुलिस है।
देखो पुलिस के काम कर्तव्य के आधार पर पुलिस को यहाँ 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 7वीं में ऐसा हर अधिकारी, ऐसा एवरी ऑफिसर, हर अधिकारी जो किसी व्यक्ति को या अपराधी को जो है कन्फाइंड करने के लिए, जो परिरुद्ध करने के लिए नियुक्त किया गया हो या व्यक्तियों को रखने के लिए नियुक्त किया गया, वो आ जाएगा 7वीं कैटेगरी में लोक सेवक में। और 8वीं कैटेगरी में ऐसा हर अधिकारी जो अपराध का निवारण करने के लिए, जो अपराधियों का पता लगाने के लिए, जो अपराधियों की सूचना देने के लिए जो नियुक्त किया गया है, वो 8वीं कैटेगरी में लोक सेवक में आ जाएगा। अब आता है रिसीवर एज एन ऑफिसर। देखो मैंने वर्ड काम में लिया, ये शब्द इसमें काम में नहीं लिया गया, ये ध्यान रखना। रिसीवर एज एन ऑफिसर 9वीं और 10वीं कैटेगरी है। ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति धारण करता है। अब इसमें 2 कैटेगराइज कर दिया इसको 9वीं और 10वीं में। एक तो सरकार की ओर से कोई व्यक्ति संपत्ति धारण करता है या संपत्ति का प्रबंध करता है या संपत्ति का आयन प्रबंधन, देखरेख और संरक्षण करता है, तो वो आ जाएगा आपकी 9वीं कैटेगरी में। 10वां सेक्युलर पर्पज के लिए, अगर कोई व्यक्ति पंथ निरपेक्ष पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए, सेक्युलर पर्पज के लिए नियुक्त किया गया है, संपत्ति धारण करने के लिए, संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए, संपत्ति की देखरेख करने के लिए, तो वो लोक सेवक की 10वीं कैटेगरी में आएगा। फिर आती है 11वीं कैटेगरी, इलेक्शन से संबंधित। तो ऐसा हर अधिकारी जो निर्वाचन से संबंधित कार्य करने के लिए, निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए, निर्वाचन पर नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया गया है, वो लोक सेवक की 11वीं कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आती है 12वीं कैटेगरी। 12वीं कैटेगरी क्या है? 12वीं कैटेगरी है, अब मैंने इसको 7वां पॉइंट दिया था, ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का जो है अधिकारी। अब इसको किस प्रकार से आपको याद करना है? ऐसा हर अधिकारी जो सरकार की ओर से नियुक्त किया गया हो या सरकार की ओर से वेतन या कमीशन प्राप्त करता हो, सरकार की ओर से कार्य करता हो, वो भी 12वीं कैटेगरी में आ जाएगा लोक सेवक की। फिर आती है 13वीं कैटेगरी। 13वीं कैटेगरी केवल राजस्थान स्टेट में अमेंडमेंट करके 1993 में जोड़ी गई, ये याद रखना है। स्पेशली राजस्थान कंपटीशन के लिए, आरजेएस के लिए या इस राजस्थान स्टेट के कंपटीशन के लिए ये याद रखना कि राजस्थान में 13वीं कैटेगरी और जोड़ी गई है लोक सेवा की। क्या है 13वीं कैटेगरी? तो 13वीं कैटेगरी में है एग्जाम से संबंधित काम। ऐसा हर व्यक्ति जो एग्जाम परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है, परीक्षाओं का नियंत्रण कर रहा है और परीक्षाओं का निरीक्षण कर रहा है, वो व्यक्ति 13वीं कैटेगरी में आएगा। अब आपको ये ध्यान रखना 1993, क्योंकि 94 में राजस्थान में अनफेयर मींस एक्ट आया था। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1994 में आया था। उससे पहले ये अमेंडमेंट करके इसको पब्लिक सर्वेंट में डाल दिया गया है, क्योंकि लोक सेवक कहलाएगा जब वो एग्जाम आयोजित करवा रहा है। एग्जाम में एजेंट परीक्षक या एजेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट किसी प्रकार से कार्य करता है तो 13वीं कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए वो भी लोक सेवक है। तो ये लोक सेवक की 13 कैटेगरी हमने अच्छे से समझी है।